सभी को इंतजार है सत्ता के सेमीफाइनल का, क्योंकि 5 राज्यों में चुनावों की गहमा गहमी है। नेताओं के वादों का शोर है और जनता के फैसले की घड़ी अब करीब आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले की ये सियासी फाइट को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी में आपको दिखाते हैं आज नक्सल प्रभावित इलाकों में क्या है जनता का मूड, हमारी इस खास कवरेज में। दंतेवाड़ा, लाल आतंक का गढ़, छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जिला जिसका नाम जहन में आते ही जो तस्वीर उभरती है वो शरीर में सिहरन पैदा कर देती है, क्योंकि दंतेवाड़ा के साथ जुड़ी है नक्सलियों की खूनी दास्तान। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित जिलों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। कुछ दिन पहले ही यहां नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। दंतेवाड़ा में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो कौन से मुद्दे हैं जो इन चुनाव में वोटर्स के लिए अहमियत रखते हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम दंतेवाड़ा पहुंची। दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी के नाम पर बसा हुआ ये शहर हिंदुस्तान की सबसे पुरानी आबादियों में से एक माना जाता है। इस शहर ने इतिहास में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और अब फिर ये देश में एक बड़े बदलाव की ओर है। इस शहर को अगर आप देखते हैं तो इस शहर में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का बीपीओ है, पहला डिजिटल विलेज है, लेकिन इसके साथ साथ इस शहर पर नक्सलियों की बंदूक का साया अभी भी है। चुनाव से पहले उन्होंने अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए एक दस्तक भी दी है। इस शहर में जहां आम आदमी विकास की जद्दोजहद से गूंज रहा है तो दूसरी ओर राजनेताओं के वादे भी उसके सामने हैं। दूर गांव में अभी बहुत सी समस्याएं हैं, नक्सलियों के आतंक का साया है, तो शहर में आगे की तरफ देखते हुए लोग हैं। इस सब के बीच दंतेवाड़ा की राजनीति किस तरफ चल रही है, देखते हैं इस बार सत्ता के सेमीफाइनल में दंतेवाड़ा की तस्वीर। क्या है दंतेवाड़ा के लोगों की उम्मीदें और क्या है नेताओं के वादे। हमने अपने सफर की शुरुआत माता दंतेश्वरी के मंदिर से की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हसीन वादियों में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी का मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा का प्रमुख आकर्षण है। देवी दंतेश्वरी 52 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर सती का दांत गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी देवी पड़ा। कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, इसलिए नेता भी चुनाव के मौसम में यहाँ सिर झुकाना भूलते नहीं हैं। सत्ता हासिल करने के लिए आसपास के लोगों में तो पहले से ही ये मालूम था कि जैसे ही माँ के दरबार में आते हैं उनको विजयश्री मिलती है, लेकिन आसपास के राजनेताओं से ये ख्याति फैलते फैलते दिल्ली तक जा पहुंची और अब देश के बड़े नेता भी ये जानते हैं कि माँ दंतेश्वरी के मंदिर में आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। हम भी माता दंतेश्वरी के दर्शन के बाद अपने सफर पर आगे बढ़ चले। मंजिल थी पालनार। ये वो गांव है जिसने सबसे पहले खुद को कैशलेस गांव घोषित किया था। डिजिटल ग्राम पालनार आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये उस पालनार गांव की कहानी है जिसको प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना कि पूरा देश डिजिटल इंडिया बने, उसमें दंतेवाड़ा का ये गांव पालनार सबसे पहले था, जिसमें कि पूरे गांव ने डिजिटल इंडिया के ख्वाब को पूरा करते हुए पूरा डिजिटल लेन देन शुरू किया, यानी कैशलेस होने वाला पहला गांव। इसी गांव में, दंतेवाड़ा के इसी गांव में हम चलकर देखते हैं कि आज वहाँ क्या स्थिति है, किस तरह से डिजिटल इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए क्या गांव तक वो नेटवर्क है, जिसकी कहानी हम हर गांव में सुनते हैं कि अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। चलिए फिर देखते हैं पालनार में क्या है हाल। लेकिन यहाँ पहुंचते ही हमारा सामना उस हकीकत से हुआ जिसका खौफ दंतेवाड़ा के जर्रे जर्रे में है। नक्सलियों ने यहाँ जिला पंचायत सदस्य नंदलाल मुड़ामी पर जानलेवा अटैक किया था। जिस वक्त नक्सलियों ने हमला किया वो खाना खा रहे थे। ये पहला हमला है चुनाव से ठीक पहले। नंदलाल जो बीजेपी के दंतेवाड़ा के उन नेताओं में से माने जा रहे थे कि जिनके आने पर ये माना जा रहा है कि वो आने वाली बीजेपी के एक बड़े नेता के तौर पर इस पूरे इलाके में उभर रहे थे, लेकिन यहाँ इस तरह से नक्सली हमला पहला ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी कोई वारदात है। चुनाव से ठीक पहले जब सरकार
पूरी तरह से दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में नक्सलियों को परास्त करने की बात कर रही है। और उस वक्त जब चुनाव हो उससे पहले एक बड़ा विस्फोट कर उन्होंने बीजापुर में अपनी दस्तक दी और फिर दंतेवाड़ा तक। यूं अभी नंदलाल रायपुर में हैं, भर्ती हैं, लेकिन जो नक्सलियों की ये दस्तक है इससे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो अंदर तक के गांव हैं उन गांव में इस तरह के हमले दहशत पैदा कर देते हैं और जो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है कई बार उस पर भी इसका असर पड़ता है। अब तक हमारा डर हमारे सामने आ चुका था, लेकिन हमें आगे बढ़ना था और ये भी जानना था कि नक्सलवाद के गढ़ में सियासी दलों के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इसी पड़ताल के दौरान हम पहुंचे जांगा गांव। लोगों का कहना है कि दंतेवाड़ा का विकास सड़क किनारे ही दिखता है। यहाँ के गांव अब भी पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुद्दे की जो बात है, मुद्दा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर जो है सो मेन रोड में ही आपको दिखेगा। दंतेवाड़ा से गीदम तक ही सारी चीजें देखेंगे। अंदर के क्षेत्र में आप जाओगे तो अंदर के क्षेत्र में आज भी अंदर का जो गांव है, कटेकल्याण है और बहुत सारे गांव है। गीदम से अंदर आप चले जाएंगे, बारसूर है ना। तो ये इस क्षेत्रों में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या उसे भी यही लगता है कि सरकार अपने मोर्चे पर फेल रही है? क्योंकि इनकी राय ही नेताओं की तकदीर तय करने वाली है। भी कुछ काम हुआ नहीं, नाली बस बना रहे हैं, उसके बाद तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पर। नाली बना रहे हैं। हाँ, रोड तो सब टूटा फूटा हुआ है, बरसात है पूरा धुल गया। हाँ, युवाओं को जॉब का कुछ बात नहीं है, नौकरी का कुछ है? अब जो आप देखो सर, इसमें तो पूरा स्थायी नौकरी ही दे रहे हैं, स्थायी रूप से कुछ मिल ही नहीं रहा है। विकास हुआ कि नहीं हुआ यहाँ? हाँ हुआ ना। क्या हुआ, क्या क्या बना है? बहुत कुछ, हम लोग जब से आए तो अच्छे से है यहाँ पे। अच्छा दिख रहा है। हाँ। आपको लग रहा है सरकार काम कर रही है। ये जनता का मिजाज है। कुछ को लगता है कि सरकार ने वादे किए उसे पूरा कर रही है, तो कुछ सत्ताधारी दल से खफा दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सही में रमन सरकार ने 15 साल के शासन में इस सूबे को कुछ नहीं दिया? ये जानने के लिए हम आगे बढ़े तो हमारे पांव एक जगह पर आकर ठिठक गए, क्योंकि हमारे सामने एक बीपीओ था। हम ये देखकर हैरान थे कि दंतेवाड़ा में बीपीओ भी है। कीबोर्ड पर थिरकती उंगलियां, तेजी से चलता कंप्यूटर और देश के किसी भी हिस्से में बात करते हुए, उनकी परेशानियों को सुनते हुए बीपीओ में बैठे हुए ये युवा। ये आम दृश्य है जो आपको किसी भी बीपीओ में दिखाई देता होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये दंतेवाड़ा है, वही दंतेवाड़ा जिसका नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में घने जंगलों के बीच में बसे हुए छोटे गांव या एक ऐसा शहर जिस पर नक्सली आतंक की परछाई मंडराती हो, उससे अलग ये बीपीओ है जो कुछ मायनों में तो हिंदुस्तान में भी पहले नंबर पर आता है। यहाँ कंप्यूटर की स्पीड पर 500 MBPS पर काम हो सकता है। इंटरनेट की इतनी स्पीड अभी तक हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नहीं है। इस बीपीओ ने यहाँ की युवाओं की किस्मत बदल कर रख दी है और उन्हें रोजगार के लिए दूसरे शहर या राज्य पलायन नहीं करना पड़ रहा है। आज से 5 साल पहले ऐसा सोचते थे आप ऐसी जगह बैठे होंगे? तो मैं कभी सोचा भी नहीं सर, ऐसी जगह पर आऊँगा और ऐसा जगह मैं नौकरी करूँगा, जॉब भी करूँगा, बोल कभी नहीं सोचा था मैं। कभी नहीं सोचा जी। तो ये बदलाव आपके लिए भी अचानक? कितने दिन हो गए आपको इसमें? तो करीबन 7 महीना हो गए। 7 महीना। अच्छा, अब गांव की जिंदगी आप देखते हैं, गांव की जिंदगी और इसमें दोनों में किसको चुनते हैं? मतलब जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपको क्या लगता है? तो सबसे मैं मानता हूँ कि सबसे पहले यहाँ आने के बाद अपने ज़िंदगी का बहुत बदलाव हुआ और ज़िंदगी सबसे बेस्ट यही मानता हूँ कि अपने बच्चे लोगों को भी और राइट एजुकेशन लेके यहाँ पर लेके आऊँ सोचता हूँ। और आने वाला समय में हमारे बीजापुर में भी एक डिस्ट्रिक्ट में खुल जाए नया बीपीओ आना चाहिए, तो सोचता हूँ। यही सोच रहे हैं? अच्छा, कभी सोचा था बीपीओ में ऐसा बीपीओ होगा? यहाँ आने से पहले सोचा था बीपीओ? मैं बीपीओ के बारे में, बीपीओ क्या हो तो वो भी नहीं मालूम। इस बीपीओ की शुरुआत करने वाले श्रीनिवास की लिस्ट में ऐसी जगह थी जो डेवलपमेंट से अछूती है और उनकी खोज दंतेवाड़ा आकर खत्म हुई। यही जगह मैं इसलिए चूज किया हूँ क्योंकि ऑलरेडी हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे ये सब तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड जो ऑलरेडी है उसे डेवलप करके फ़ायदा ही क्या है? क्योंकि मतलब आप अगर रियली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए जिनकी ज़रूरत है। और रूरल एरियाज इज़ द बेस्ट प्लेस। जो मोदी जी बोल रहे थे, डेवलप योर रूरल एरियाज देन योर कंट्री विल डेवलप। आज की तारीख में इस बीपीओ में 500 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त रहने और खाने की सुविधा दी जाती है।
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी प्रकार की सुविधाएं जिला प्रशासन की ओर से दी गई। चाहे यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की, फूड की हो, तो सभी प्रकार की जो सुविधा है वो जिला प्रशासन के द्वारा फ्री दी गई है। बिल्कुल फ्री है सर। यहाँ से निकलने के बाद हमें ऐसे स्कूल में पहुंचे जहाँ बेहद खास बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल का नाम है आस्था विद्या मंदिर। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों के रहने से लेकर पढ़ाई तक खर्च सरकार उठाती है। इसमें कोई अनाथ बच्चा है और कुछ के माता पिता नक्सलियों के हाथों मारे गए हैं। इन बच्चों की जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आज इनकी आंखों में भविष्य के सपने हैं और उसे पूरा करने की जिद है। क्या नाम है आपका बेटे? मेरा नाम इंदु मानिकपुरी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं सुकमा जिला के केरलापाल नाम के गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, सड़क से आपका गांव कितनी दूर है? नहीं मेन सड़क से? नहीं पता सर। अच्छा, आप गांव कब गांव से कब आए? सर अभी हम लोग यहीं दंतेवाड़ा में रहते तो गांव बहुत कम जाते हैं। बहुत कम जाते हैं? तो क्या गांव उस इलाके में जहाँ नक्सली होते हैं, ऐसा था? यस सर, नक्सल प्रॉब्लम है तो अभी जाना वहाँ पे बंद हो गया। बंद हो गया। तो आपके साथ कौन है घर में? मम्मी और एक छोटा भाई है। और अब वो आपके फादर आपके साथ वहाँ रहते थे गांव में? यस सर। वो नहीं रहे? यस सर, 2005 में नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। इन सब के बीच इस इलाके के लिए एक बड़ा मुद्दा अस्पताल, स्वास्थ्य सेंटर और इलाज की सुविधा भी है। सेहतमंद इंडिया के दावों की हकीकत जानने के लिए हम यहाँ के सरकारी अस्पताल पहुँचे जो बीजापुर और सुकमा के बीच पड़ता है। अपने यहाँ भी एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, सर्जरी, सीटी, अपना डिलीवरी, एक्सरे, जनरली सर्जिकल साइड में भी होता है, गायनिक ऑपरेशन, सर्जिकल साइड का, ऑर्थोपेडिशियन, ये सब सुविधा देते हैं। ऊपर से अपने आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हैं यहाँ पे, वो भी अपने जिला अस्पताल से में होकर। जिला अस्पताल से। लेकिन आपको लगता है जितनी लोगों की जनसंख्या है, जितना लोगों का इस पे प्रेशर है, उसके हिसाब से डॉक्टरों की स्ट्रेंथ कुछ कम है, ऐसा लगता है? नहीं, अभी लगभग फिलअप हो गया, लगभग एक दो सेक्शन को छोड़ के हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, हालांकि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। तो क्या है अगले 5 साल के लिए बीजेपी की योजना, ये जानने के लिए हम मिले दंतेवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार भीमा मंडावी से, जिनका दावा है कि रमन सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है और इसका नतीजा 11 दिसंबर को देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए बहुत काम किए। आपने इससे पहले 13 साल पहले जब दंतेवाड़ा आए थे और आज दंतेवाड़ा जो देख रहे हैं, काफ़ी फर्क है। अंदरूनी क्षेत्र में ऐसा कोई रोड नहीं है जो स्वीकृति ना हो। यही कारण से, नक्सलियों के कारण से सड़कें थोड़ा सा प्रारंभ होने में दिक्कतें हो रही हैं। जनता इसीलिए वोट करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, यहाँ भूखमरी से मरते थे, कुपोषण से मरते थे, हमारी सरकार ने 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल देके, मुफ्त में नमक देके हमारी जनता को राहत देने का काम किया है। इसलिए जनता हमें वोट करेगी। दंतेवाड़ा में विधानसभा की केवल 1 सीट है और मौजूदा वक्त में यहाँ से महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा विधायक है, जो कह रही हैं कि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल रही है और जनता उसे जवाब भी देगी। लेकिन टिकट बंटवारे के दौरान इनके ही घर में कलह देखने को मिली। इनके बेटे छबिंद्र कर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया था। हालांकि बाद में वो मान गए और अपना नामांकन वापस भी ले लिया। आज भाजपा बोलती है खत्म हो गए, नक्सली खत्म हो गए करके बोले, तो फिर आज हमारे ऊपर तो खत्म नहीं हुआ नक्सली, लेकिन उनके लिए खत्म हुआ। तो आज भाजपा जिला पंचायत सदस्य थे, फिर क्यों खत्म हुआ, तो क्यों उनको हमला किए? आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस तो आएगी। आज 15 साल से दिखाए सभा, अब दिखाएंगे जनता। अच्छा, कोई फूट आपको लगता है कर्मा परिवार में अब है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बेटे ने पर्चा सिर्फ इसलिए भरा था कि वो भी कांग्रेस? हाँ, वो भी ऐसी लड़ूंगा ऐसा सोच के भरा था, लेकिन मान लिया वो हमारे माँ को, और इतना पूरा जनता की बात मान के वो चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोला। एक समय में दंतेवाड़ा में सीपीएम का अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन वक्त के साथ वो खत्म होता गया। लेकिन सीपीएम दावा कर रही है कि इस चुनाव में जनता उसके साथ ही है। ये शुरू से ही दंतेवाड़ा में सीपीआई का ताकत है। सीपीआई ने दंतेवाड़ा से पूर्व में 3 बार विधायक दिया है।
इसलिए यहाँ का सीपीआई का बहुत संगठन है। इस जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन का बचाव के लिए लड़ाई करती है। दंतेवाड़ा में बीजेपी विकास का दम भर रही है तो विपक्ष विकास के शहर तक सीमित रहने के मुद्दे को उठा रहा है। इन सब के बीच में वो जनता है जो तय करेगी अगले 5 साल तक सत्ता की चाबी किसके हाथ में देनी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दंतेवाड़ा।